गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विश्वनु सर। साथियों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला पॉइंट आपका आरबीआई से रिलेटेड है और ये जानबूझकर मैंने क्वेश्चन रखा है ताकि आपको मैं बैंकों से संबंधित क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा सकूँ। होता क्या है, हमारे एसएससी जैसे एग्जाम स्ट्रीम में बैंकों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आरबीआई, अब देखिए हाल ही में आरबीआई क्यों चर्चा में रहा, तो आरबीआई ने कोविड-19 प्रभाव को कम करने के लिए उठाए कदम, तो ये इसका टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी है। अब वो कदम कौन कौन से हो सकते हैं उन पर हमें बात करनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आरबीआई की। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आरबीआई आखिर है क्या। तो आरबीआई भारत की एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत की एक केंद्रीय बैंक है, याद रखना, ठीक है। आरबीआई को ही नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है। अब आरबीआई का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत की क्या है, ये केंद्रीय बैंक है। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किसका है। तो जब आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बता देना होगा आरबीआई। फिर देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही चर्चित आता रहता है कि भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है। भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है। तो ध्यान रखना, नीतियों में दो प्रकार से नीतियां आपसे पूछी जाती हैं। एक तो आपको फिस्कल पॉलिसी लेकर पूछी जाएगी, और जब फिस्कल पॉलिसी आपसे पूछी जाएगी वो राजकोषीय नीति होती है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और इसका सोल्यूशन जो होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है, यानी इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा होता है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए कौन से अधिनियम के अंतर्गत, तो भारत शासन अधिनियम 1935, यानी अगर हम देखें वर्ष 1935 में इसे एक केंद्रीय बैंक के रूप में लाने का प्रयास किया गया था, और 1949 वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ज्यादातर होता क्या है कि जिन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है उनका हेडक्वार्टर मुंबई ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है क्योंकि आमतौर पर दिल्ली से हमारी राजनीतिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिसके कारण बच्चों का जवाब दिल्ली हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। अब देखिए इतनी चीजें तो हो गई। अब एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो जब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो एक नाम आ जाता है जिनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो देखिए ये वन लाइनर अप्रोच के पॉइंट हो गए। अब ये आमतौर पर जो प्रश्न यूज किए जाते हैं, एयरफोर्स से हो गया, XY जो भी अपना वाई ग्रुप पे, और जैसे SSR पे हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कराए जाते हैं। तो ये छोटी बात हो गई। अब हमें थोड़ा सा एग्जाम के लेवल को ऊपर करना, और एग्जाम के लेवल जो हम ऊपर करेंगे तो वहाँ एक पॉइंट आता है डिप्टी गवर्नर। तो यहाँ पर जब आपसे संख्या की बात पूछी जाएगी तो कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो सर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। कितने होते हैं, 4। अब उनमें से आपको ध्यान रखना है, एक आपका क्या होता है, गवर्नर होता है, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नाम पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो देखिए NS स्वामीनाथन एक हो गए, दूसरा BP कानूनगो 2, MK जैन 3, और हमारे माइकल देवव्रत पात्रा, ये विरल आचार्य की जगह इन्होंने ग्रहण की है। तो ये नया पॉइंट, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। तो आरबीआई से रिलेटेड पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए होंगे। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं शब्दावलियों की। तो देखिए आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी शब्दावलियां। मैंने कहा, जैसा कि पता है कि बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, यानी बैंकों में जो भी हम कह सकते हैं दरें हैं, वो निर्धारण का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। और मैंने आपको एक बैंक पढ़ाई थी, नाबार्ड बैंक, और नाबार्ड पे मैंने आपको कहा था कि इसका निर्धारण या रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से कुछ शब्दावलियां हैं, हम उनके विषय में जान लेते हैं। जैसे एक शब्द आता है रेपो रेट। देखिए डाटा से अभी हमें इतना नहीं अपडेट होने की आवश्यकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम शब्दावलियां जान लेंगे। जब आप शब्दावलियां जान लेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए रेपो रेट क्या होता है, हम कह सकते हैं, आराम से आप सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। रेपो रेट वह दर होती है जिसपे आरबीआई बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को लोन प्रदान करती है या ऋण प्रदान करती है। तो आपका क्या हो गया, रेपो रेट। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट कितनी है,
तो ध्यान रखिए इस समय अवधि कोविड-19 के दौरान आरबीआई ने महत्वपूर्ण कदम उठाया और अपने रेपो रेट को इसने क्या किया है, कम कर दिया। यानी मार्केट में पैसा पहुंचाने के लिए होता क्या है कि जब जैसे एसबीआई है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी एसबीआई है, अब इसके पास सीआरआर और एसएलआर दो प्रकार की चीजें लागू होती, कितना ये नगद रख सकती है और कितना इसे जमा करना होता है। तो देखिए कभी पैसे की अगर लैक्स ऑफ मनी हो जाए तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ऋण लिया जाता है, तो उस पर जो ये एसबीआई ब्याज देगी वो हमारा क्या कहलाएगा, रेपो रेट। वो क्या कहलाता है, रेपो रेट। ध्यान रखिएगा। तो ये ब्याज देने की बात करेगी, तो देखो धन मुहैया करे पर उसके बाद में ब्याज सहित उसे वापस करना होता है, तो ये हमारा कहलाएगा रेपो रेट। अब हम बात करते हैं बैंक रेट। तो ओवरऑल बैंक रेट क्या होता है, यानी आपके पास कितना धन है और आप किस किस क्षेत्र में कितना कितना लगा रहे हैं, उस पर क्या आपका ब्याज बचने वाला है, क्या आप ऋण रखेंगे, वो बैंक रेट से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट। अब देखिए जो हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है, ये होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जैसे एसबीआई और आरबीआई, ठीक, तो देखिए होता क्या है कि जब वाणिज्यिक बैंकों से ऋण आरबीआई लेता है, जब वाणिज्यिक बैंकों से ऋण आरबीआई लेता है, तो इस अवस्था को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, ये भी हम कह सकते हैं MSFR। MSFR ये शॉर्ट नेम होता है, शब्दावली से जुड़ा होता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कुछ घंटों के लिए जो बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है उससे ये संबंधित होता है। उम्मीद करता हूं कि आरबीआई से सारी क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट हुए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं। इसी दौरान देखिए एक बैंक का नाम और आया हुआ है और इस बैंक को बोला जाता है सिडबी। क्या बोला जाता है, सिडबी। अब कई बार बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है एडा का नाम, सेबी का नाम, है ना, इसरो का नाम, डीआरडीओ का नाम। और आपने देखा भी होगा कि हमारे नेवी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, एस बोले तो स्मॉल, और ये आपका इंडस्ट्रीज हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया, बी से बैंक हो गया ऑफ इंडिया। तो कह सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की अगर बात हम करते हैं अप्रैल 1990 में इसका हुआ था, जिसको अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी सूक्ष्म उद्योग, ध्यान रखना, विकास बैंक इसे कहा जाता है। चलिए, इसी के बाद में एक बैंक का और नाम आया अभी हाल ही में, एडीबी ने जो है अपना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो इसकी वजह से एडीबी आपका क्या हो गया, चर्चा में आ गया है। अब देखिए एडीबी होता क्या है, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि एशियन से ही आपको मालूम पड़ गया होगा। अब देखिए हम स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1966, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1966 में हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। चलिए, अब देखिए इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एडीबी बैंक जारी करती है। अब देखिए अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपने सुना होगा मनीला, पर मनीला से आपको याद आया होगा फिलीपींस। ध्यान रखिए, तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम टोटल ऑफ मेंबर की बात करें तो इसके 68 मेंबर हैं, भारत भी इसमें सम्मिलित है। अब देखिए हेड की बात करें, अगर वर्तमान में इसका चेयरपर्सन कौन है, तो देखिए मात्सुंगु असावाका। ठीक है, मात्सुंगु असाकावा, जो असाकावा हैं, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध जापान से, और ये वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष है। तो इतना पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखिए भारत के परिदृश्य से जो रिपोर्ट इन्होंने दी है, इन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, वो कितने प्रतिशत होगी, तो वो 4% रहने की बात इन्होंने स्वीकार की है। और अनुमान लगाया है कि 2021 और 22 के लिए जो वृद्धि दर है वो 6.2% होने वाली है। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है, ये क्वेश्चन किस तरीके से बना लेते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये 4%। ठीक है,
आइए बात करते हैं ट्विटर की। तो देखिए सोशल मीडिया से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन हम पढ़ते रहे हैं। तो ट्विटर के वर्तमान में सीईओ पूछा गया है। तो वर्तमान में आपको बता देना है जैक डोर्सी, वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो जैक डोर्सी। अब ये चर्चा में क्यों आया, तो देखिए कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी ने डोनेट किया है तो वो किया है जैक डोर्सी ने, और लगभग वो किया है $1 बिलियन। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ से क्या हो जाती है, कवर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, अगर हम यहाँ से देखें तो भारत के स्थान आपसे पूछा जा सकता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 142वां स्थान है। अब देखिए क्या भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो जी हाँ, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है और वो अनुच्छेद 19 के ए में है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब देखिए अपने भारत में प्रेस की स्थिति क्या है, तो प्रेस की स्थिति में भारत जो है स्वतंत्रता यानी प्रेस स्वतंत्रता की जो स्थिति है भारत का 142वां स्थान है। तो इसमें कुल देश जो सम्मिलित किए गए थे उसमें 180 देश सम्मिलित हुए थे, और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो नॉर्वे ने प्राप्त किया है, ये ध्यान रखना। और जबकि अंतिमवां स्थान अगर किसी ने प्राप्त किया है तो नॉर्थ कोरिया ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो चाइना और भारत, अगर हम देखें चाइना और पाकिस्तान की स्थिति इससे भी बदतर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से कवर हो जाता है। अब 19 का ये आपको याद रखना है, वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता अगर आपसे पूछा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर आपसे पूछता है तो 19 फर्स्ट क्लॉज में आप बता देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए इसे कौन सा संस्थान जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये कितने देश सम्मिलित करता है, तो 180 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब मई से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हो सकते हैं। तो देखिए श्रमिक दिवस की अगर हम बात करें, श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये 5 मई को मनाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को डे से या डेट से रिलेटेड पॉइंट में मिलते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।